गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 16 पानी की कहानी। पानी तो आप सभी को पता है, पानी क्या है? जो हम पीते हैं, है ना, जिससे हमारी जिंदगी है, जिससे हमारे पेड़ पौधे हैं, जिससे हमारा वातावरण है। तो वो पानी जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो पानी जिसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो आज उसी कहानी को हम पढ़ने वाले हैं, पानी की कहानी। बहुत ही मजेदार कहानी है ये। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मैं आगे बढ़ा, ये जो लेखक है उसने बताया कि जो आगे बढ़ा था तो जो बेर, आप जो खाने वाले बेर होते हैं झाड़ियों में लगते हैं, है ना, उसका जो पेड़ तो झाड़ी जैसा होता है, बहुत ही बिल्कुल भरा भरा घना सा होता है। उसमें से एक झाड़ी में से एक बूंद जो है पानी की, जो जल की बूंद थी, उसके हाथ के ऊपर आके गिर पड़ी। फिर देखिए क्या हुआ। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। तो लेखक ने बताया कि जो पानी की ओस की जो बूंद थी, जो रात को ओस पड़ती है पेड़ पौधों पर, उनके पत्तों पर, सुबह के समय जब वो लेखक कहीं जा रहा था तो रास्ते में जो बेर का एक झाड़ था, झाड़ी से एक बूंद जो है ओस की उसके हाथ के ऊपर आके गिर गई। और जब उसने बूंद को देखा ऐसे करके तो ऐसा लगा कि जो बूंद है वो रुक गई है, ठहर गई है। और तभी उसके कान में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, तो लगा शायद कोई गाने वाने गाने के लिए सितार बजा रहा होगा, उसी की आवाज है। लेकिन उसने फिर फील किया कि नहीं, जो बूंद की, जो ओस की बूंद थी, एक बूंद जो है दो भागों में विभाजित हो गई, उसके दो कण अलग अलग हो गए हैं और दोनों ही कण आपस में बातें कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है उन दोनों की बातों को सुन के कहीं से बहुत मधुर संगीत, मधुर आवाज जो है सुनाई पड़ रही है। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूं। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है? अब यहाँ पे जो ओस की बूंद थी, जो दो भागों में विभाजित हो गई थी वो बूंद, और जो लेखक दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो जो बूंद है ओस की, उसे कह रही, भाई मैं जो हूँ ओस हूँ। लेखक ने कहा मैं जानता हूँ। उसने फिर कहा कि मैं पानी हूँ। और जो बेर का पेड़ था, मैं उसमें से आया। तो लेखक ने क्या कहा, रहे तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि जो पानी की बूंद होती है कभी भी वो फवारे से, पेड़ के फवारे से निकल के नहीं आती। लेखक को बात मालूम थी तो उसने कहा तुम झूठ बोल रही हो। फिर क्या हुआ देखिए, बूंद फिर हिली, मैंने मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती रहती थी, एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। अब जो ओस की बूंद थी, वो लेखक अपने बारे में बता रहे कि वो जो है काफी समय से जो बेर का पेड़ है, जो बेर की झाड़ी है, उसके आसपास घूम रही थी। और जो ओस की बूंद थी वो लेखक को बता रही थी अपने बारे में कि मैं तो काफी समय से झाड़ के, बेर की झाड़ में यहाँ वहां घूम रही थी। तो यहाँ पे जो है ओस की बूंद और लेखक की बातचीत जो है बिल्कुल चालू है। दोनों जन आपस में बातें कर रहे हैं। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छूट गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई
मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। अब जो ओस की बूंद, उसने बताया कि जो पेड़ पौधे लगते हैं, उन पेड़ पौधों को लगाने में, पेड़ पौधे जो इतना सा लगाते हैं लोग, बीज जाके इतना छोटा पौधा लगाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं। तो क्यों अपने आप थोड़ी बड़े हो जाते हैं, बड़े कब होते हैं, जब उनमें पानी दिया जाता है। यानी पेड़ों का जो अस्तित्व है वो पानी से ही है, बिना पानी के पेड़ पौधों का अस्तित्व संभव नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। तो जो ओस की बूंद, लेखक से आपने अपने बारे में बता रही, वो कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे उसने क्या, उसने बताया कि भाई जो ओस की बूंद थी, एक बार उसे जो कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया, उसे ऐसा लगा जैसे पीछे को धक्का दे रहा हो। उसके बाद क्या हुआ वो हम यहाँ पढ़ेंगे। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों में से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी। सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जलकण रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। मैं तो अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सुकड़ी पड़ी थी। तो उसकी बूंद ने बताया कि जो पानी था, जो पानी की जो उसकी बूंद थी, पानी के बिना पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं है। तो उसकी बूंद ने क्या बताया कि जो बिना पानी के, बिना जल के पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं है, और उन पेड़ पौधे तभी रह सकते हैं जब हम उनमें पानी दें। तो पानी का जो अस्तित्व है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसने बताया कि जो पानी है, जो उसकी बूंद थी, उसने क्या कहा कि मैं तो पेड़ पौधों से होते, मैंने सोचा कि जब मैं दब रही थी, परेशान थी, क्योंकि और भी पानी डाला जाता, उसके भाई, उसके जो बंधु थे, भाई थे, वो उनके लिए स्थान बनाना था, और इसी कारण वो उसकी बूंद को जमीन बिल्कुल अंदर तक दबाया जा रहा था। तो उसने क्या कहा, मुझे तो ऐसा लगा मैं जैसे धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते बढ़ते पत्तों के ऊपर आऊंगी, पत्तों से हवा में बनकर भाप बन के उड़ जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक ओस की बूंद पत्तों के ऊपर आई, तब तो जो है शाम हो चुकी थी, सूरज जो है, सूरज ढल चुका था। तो जो सूरज की गर्मी से तो पानी जो है भाप बनकर उड़ता है, तो जो ओस की बूंद थी पत्तों के ऊपर ही रह गई और ऊपर उड़ नहीं पाई। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई, और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकता। अब जो ओस की बूंद है बड़ी परेशान है कि भाई वो जो है परेशान है इतनी कि उसका जो अस्तित्व समाप्त होने वाला था। तो उसने क्या कहा कि मैंने जब लेखक यानी तुम्हें देखा तो मेरे को बड़ी संतावना मिली कि अब तो कोई है जो मुझे बचा सकता है, और इसी कारण मैं जो है कूद के पत्तों से तुम्हारे पास आ गई। तो लेखक ने को बड़ी संतावना दी, उसको ढाढ़स बंधाया कि अब तुम परेशान मत हो, जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। अब जो पानी की बूंद है वो अपनी कहानी सुना रही है कि उसके काफी समय पहले जो उसके 2 भाई बंधु थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो लोग ब्रह्मांड उसमें घूम रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस गृहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो गया। वैसा ना हुआ, वह सूर्य से मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी, परंतु
ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं है। हाँ, यह सही है कि ब्रह्मांड ग्रह ठंडा होता चला गया। अब जो ओस की बूंद है, लेकर दोनों बातें कर रहे कि काफी समय पहले जो सूरज है वो जब ब्रह्मांड में घूम रहा था और उसके टूटने के कारण, बहुत सारे टुकड़े होने के कारण यहाँ वहाँ फैल गए, और उनमें से एक टुकड़ा जो था वो हमारी पृथ्वी, जो कि काफी समय के बाद धीरे धीरे ठंडा हो गया, जहाँ पर आज हम रहते हैं। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था। तो जो उसकी बूंदें बता रही कि बहुत समय पहले जब पृथ्वी नई बनी थी, तो जो ओस थी वो कहते भाप के रूप में यहाँ वह पूरे ब्रह्मांड में, धरती पे यहाँ वो घूमती रहती थी। लेकिन कुछ समय के बाद, काफी समय के बाद, जब थोड़ा समय गुजर गया तो भाप को जब होश आया तो उसने फील किया जो भाप थी वो भाप ने वो बर्फ के ऊपर ठोस हो गई, मजबूत हो गई है। वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। अब जो बूंदें बता रही कि जो पानी है, बहुत सारे पानी था, उसके जो बहुत सारे साथी थे पानी के बर्फ के रूप में, वो लोग जब सूरज की रोशनी पड़ती थी उनके ऊपर तो चमक जाते, उनको सौंदर्य बिखर जाता था। क्योंकि जो बर्फ थी पानी पड़ने से पिघल जाती है और पिघलने से पानी का सौंदर्य वो नजर आता था, निखरता था। और बहुत सारी बूंदें ऐसी बर्फ की, पानी की, जो कि हवा के साथ आंधी के तो उछलने के लिए, यानी कि हवा के साथ बहने के लिए, उड़ने के लिए तैयार रहती थी। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख। अब क्या बताया उसने कि जो उनका वो समय था जब वो लोग सूर्य की रोशनी से पिघल जाते थे, सुंदर लगते थे, सौंदर्य उनका बढ़ जाता था, वो जो समय था बहुत ही सुख वाला समय था, बहुत ही सुखदायक समय था, आनंद का समय था। और ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन, लाखों समय, लाखों वर्षों तक, लाखों वर्ष नहीं, बहुत लंबा समय था जब उन्होंने अपना आनंद पूर्वक, खुशहाली पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया था। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। तो उसने क्या बताया कि मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। यानी कि इतना लंबा समय, 100 वर्ष, 200 साल, 100 साल, इतना लंबा समय, लेकिन बिल्कुल इतना नन्हा, बिल्कुल क्षण भर के हिसाब से हो गया। जैसे कि हम दाल बनाते हैं, दाल में कितना बनाते हैं, आधा चम्मच, 1 चम्मच, है ना, तो इतनी दाल में इतना सा नमक डालते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो समय हमें लग रहा है 100 साल, 200 साल, वो क्या है, ओस के लिए बिल्कुल हल्का सा समय था, बिल्कुल जरा क्षण मात्र समय था। तो लेखक ने क्या कहा कि इतने दीर्घ जीवनी, लंबा जीवन जीने वाले ओस से जो बातें कर, उसमें धन्य माना अपने आप को भी। मैं इतना लंबा जीवन जीने वाले अस्तित्व को अपने सामने देख रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ। और यही कारण था कि लेखक के मन में ओस की श्रद्धा उमड़ पड़ी कि तो बहुत ही ऐसा ओस है जिसके कारण हमारा जीवन जो धन्य, जो लंबा जीवन जीने वाले हैं। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। अब जो ओ से बता रही है कि एक दिन हम सारे अपने भाई बंधु जो थे बैठ के कहानियां सुन रहे थे, किससे, हवा से कैसे हवा में खेलते, हवा से खेलने की बातें सुन रहे थे। तो उन्हें अचानक ऐसा एहसास तो खुद ही सरक रहे, आगे की ओर बढ़ रहे अपने आप। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी, हवाइयां उड़ने जैसे सब हैरान हो गए, क्या हो रहा है, हम बैठे हुए कहानी सुन रहे हैं मजे से और हम धीरे धीरे आगे सरक रहे हैं। क्यों सरक रहे हैं, ऐसा क्या हो गया जो हम आगे की ओर सरक रहे हैं। अब क्या होगा, इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें ना था। उन्होंने क्या कहा, हम इतने मजे से इतना जीवन व्यतीत कर, अचानक दुख आ जाए तो हम दुख को बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, हम दुख को अब नहीं झेल सकते। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके
तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। अब उसने क्या कहा कि जब हमने देखा, ध्यान से पता लगा कि हम जो सरक रहे हैं, क्यों सरक रहे हैं, तो हमें पता चला कि हमारे नीचे बर्फ है, जो हमारे और भाई बंधु है, वो क्या है कि बहुत ज्यादा वजन होने के कारण वो लोग धीरे धीरे दबते दब बिल्कुल दब चुके हैं, और उनका जो शरीर, जो बर्फ थी, मजबूत थी, जो बिल्कुल ठोस थी, वो धीरे धीरे द्रव हो गई, पिघलकर पानी के रूप में वो लोग बहने लगे हैं। और यही कारण है कि हम जो ऊपर थे, हम धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रहे हैं। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी आरंभ कर दी। इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गए। अब उसने क्या कहा कि हम जब पिघलने लगे तो पिघलते पिघलते हम लोग समुद्र में आकर काफी समय तक समुद्र इधर से पानी बनकर, पानी में जो समुद्र के पानी बनकर घूमते रहे यहाँ वहाँ। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वहां पे गर्म धारा यानी कि गर्म पानी से उनका जो है मिलाप हो गया, और गर्म पानी की गर्मी के कारण जब हम उस गर्मी को सोखना शुरू कर दिए, तो जो बर्फ था, जो ओस थी, जो बर्फ के जमी हुई ठोस थी, वो धीरे धीरे पिघल गई, पानी बन गई, और पानी बनने के बाद वो समुद्र के पानी के अंदर मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरों ही जीवों की है। उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। अब जो ओस की बूंद थी, जब बर्फ से पिघल के पानी बन गई, और पानी बनने के बाद वो समुद्र के अंदर आ गई, तो उसने क्या कहा कि जो समुद्र के अंदर का जो वातावरण, जो वहाँ का माहौल है, बिल्कुल ही अलग है। मुझे लगता था कि जो पानी है, समुद्र है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी ही भरा और कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो समुद्र है उसके अंदर भी जीवन है, उसके अंदर भी दूसरे जीव है, पानी में रहने वाले बहुत सारे जीव, मछलियां हैं, मेंढक है, अजीब अजीब तरह की चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं वहां पर। लेकिन जो समुद्र का पानी वो बिल्कुल मीठा नहीं है। कैसा पानी? खारा पानी है, खारा जिसमें के अंदर नमक मिला हुआ, यानी कि समुद्र के पानी के अंदर नमक भी मिला हुआ। वहाँ पेड़ पौधे हैं, पानी वाले जीव हैं, जीव जंतु है पानी के, और साथ में नमक भी मिला हुआ। नमकीन पानी जो था उसे पसंद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे समय वहाँ लंबे समय रहते रहते धीरे धीरे उसकी आदत हो गई, और जो पानी का खारापन था उसका पता भी नहीं चला, यानी कि बिल्कुल सामान्य होने लगा। एक दिन मेरे जी में आया, मैं समुद्र के ऊपर तो घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना आरंभ कर दिया। अब जो उसकी बूंद, उसने उसके मन में क्या है कि भाई मैं तो समुद्र के ऊपर घूम चुकी हूँ, मुझे पता है समुद्र के ऊपर बाहर पानी में क्या है, लेकिन अब मुझे पानी के अंदर बिल्कुल गहराई में, उसके तली में भी जाके देखना चाहिए कि उसके नीचे क्या क्या है। समुद्र के ऊपर देखा हुआ क्या, लेकिन उसके नीचे क्या है वो हमें देखना है। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। अब उसने क्या कहते हैं, पानी के अंदर क्या क्या है, अजीब अजीब तरह के विचित्र प्राणी हैं। कैसे रेंग, बिल्कुल धीरे धीरे मछलियां कैसे पानी में तैरती हैं ऐसे, लेकिन उसने क्या था, बिल्कुल धीरे धीरे रेंगने वाली, यानी कि जो पानी का जो तल था उसमें से धीरे धीरे घिसते घिसते रेंगने वाली उसने मछली को देखा। जालीदार मछलियां देखी, हाथों वाली, यानी ऐसी मछली जिसके हाथ हैं, और उनके 8 हाथ भी है। मनुष्य बहुत लंबी मछलियां देखी। वह इन हाथों से अपने शरीर को जकड़ लेती, उनके 8 हाथ है, और वो अपने 8 ही हाथों से अपने शरीर को जकड़ लेती, उनकी मजबूती से पकड़ लेती हैं। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। अब उसने क्या कहा कि जब मैं पानी के नीचे तली में गई तो वहां पे जो सूर्य की रोशनी बहुत अंदर तक नहीं थी, बिल्कुल जो पानी का जो बेस है, जो बिल्कुल तल था, वहां तक सूर्य की किरणें नहीं जा रही थी पानी के, यानी वहां पे जो अंधेरा था। और उस अंधेरे में बिल्कुल अपनी आंखें से बड़ चौड़ी करके खूब देखने के कारण उसकी जो आंखें थी वो दर्द होने लगी। क्योंकि हम जब नॉर्मल देखते, लेकिन जब आंखों पे दबाव डाल के किसी को बहुत ध्यान से लगाकर देखते तो हमारी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो को लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी, और यह जब भूखी होती तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। अब उसने
बताया कि पानी में अंधेरा था, दिक्कत हो रही थी, देखने उसकी आंखों में दर्द होने लगा। तभी उसने देखा एक ऐसी मछली है जिसके अंदर जो है ऐसा लग रहा है उसमें लालटेन लगी हुई है, यानी कि उस मछली से जो प्रकाश निकल रहा है, उसके प्रकाश की चमक में जो बाकी छोटी छोटी मछलियां हैं वो उसके पास जा रही थी, और उसी रोशनी के कारण जो है मछली को रास्ता भी दिखाई पड़ता था। अब रोशनी है, रोशनी से सारी मछलियां जो आकर्षित होकर रोशनी की तरफ जा रही थी। तो जब इस बड़ी मछली को, रोशनी मछली को भूख लगती थी, क्या करती, सारी सारी छोटी मछलियों को खा लेती थी, और इस तरह से उसकी भूख भी खत्म हो जाती थी। बड़ी ही मजेदार विचित्र कहानियां। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा वहां पर जंगल है, यानी कि पानी, समुद्र के नीचे भी जंगल है, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, सिर्फ जमीन पे नहीं, पानी के अंदर यानी समुद्र की गहराई में भी होते हैं। छोटे, ठिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हैं, यानी बहुत सारे पेड़, छोटे हैं, मोटे हैं, अजीब बहुत सारे पेड़ लगे हैं वहां पे। वहां पर पहाड़ियां भी, सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, पहाड़ियां भी होती है। और ये बात बिल्कुल सच भी, समुद्र के नीचे भी जीव है, जीवन है, वहां पर भी पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियां हैं, बहुत है, वहां पर घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते जो निपट अंधे तथा महाआलसी हैं। अब उसने क्या कहा कि यहाँ पे जो बहुत नाना प्रकार, यानी बहुत सारे जीव रहते हैं जो निपट अंधे हैं, बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं, उन्हें देखते हैं, दिखता ही नहीं, अंधे हैं बिल्कुल वो। और महाआलसी यानी वो दिन भर पानी की जो पहाड़ी की गुफाएं समझ उसके नीचे उसको बैठे रहते हैं, खाते और आराम करते हैं, बस उनके पास कोई काम नहीं, कहीं घूमना नहीं, क्योंकि अंधेरे में कहाँ जाएंगे वो लोग, अंधे हैं, आलसियों की तरह बैठे रहते, उन्हें कहीं देखना नहीं होता, सिर्फ आराम से बैठे बैठे अपना जीवन वो लोग व्यतीत करते हैं। यानी कि समुद्र के नीचे भी जीवन है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। मेरे लिए यह कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। अब जो ओस की बूंद, उसने क्या सोचा कि चलो अब मैं तो बहुत साल यहाँ रहेगी, मैंने यहाँ चीज देख सुन लिया, अब वापस ऊपर चला जाए। लेकिन जब उसने ऊपर जाने की कोशिश की तो उसको क्या लगा कि उसके ऊपर लगभग कोई 3 मिलियन की बहुत सारा पानी उसके ऊपर है, और वो सारे पानी को ऐसे बीच में से काट के ऊपर निकलने की कोशिश करने से बेकार वो ऐसे नहीं कर पाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी है और उस पानी के दबाव के कारण वो ऊपर नहीं निकल सकती, नहीं बढ़ सकती। तो उसने क्या किया, जो समुद्र का मिट्टी थी, जो गहराई थी, तल था, उसी के अंदर से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि समुद्र के लिए, पानी के लिए कोई काम बड़ी मुसीबत वाली बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समुद्र के नीचे अपना रास्ता बना के पानी कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटे चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा हमें क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हमें कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा है। अब जो पानी की बूंदें थी वो धीरे धीरे वहां से मिट्टी से धोते होते चट्टान में निकल गई, और वहां निकलने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि हमें देखना है कि धरती के अंदर क्या क्या है, कहाँ पे क्या देखना, में खोज करनी है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, अब कहीं यहीं रुक करेंगे। जो पहाड़ी की चट्टान थी वहीं पानी वो रुक गया, और कुछ युवा उत्साही थे, यानी कि कुछ पानी की बूंदें ऐसी थी जिनको घूमना था, जिनको देखना था कि पृथ्वी जो है उसके अंदर क्या क्या है, वहां पे क्या क्या बसा, वो क्या क्या ऐसा है जो उन्होंने आज तक नहीं देखा। और यही देखने की जो पानी की बूंद थी वो आगे की ओर बढ़ गई। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। अब उसने ऐसी जगह पे निकले बहते बहते जहां पे सिर्फ चट्टान थी, जब पे सामान नहीं था, कहते सिर्फ चट्टानें थी, लाल पीली थी चट्टानें, और वहां पे धातुएं थी अलग अलग, जो कि आगे की ओर ऐसा लग रहा था जैसे बहने के लिए उतावली, आगे बढ़ने के लिए उतावली हो रही है। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहाय था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और
बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। अब उसने क्या बताया कि वो लोग जब आगे बढ़ रहे थे, खुशी में आगे बढ़ रहे थे, देखने की उतावलेपन में कि आगे क्या है क्या है, उन्होंने ये भी नहीं देखा लोग किस ओर जा रहे हैं, बस पानी आगे बढ़ता ही चला गया। और वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे बहुत ज्यादा तापमान था, यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी। और बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण जो पानी की कुछ बूंदे थी वो वाष्प बनकर उड़ गई, खत्म हो गई, उनका अस्तित्व तो समाप्त हो गया। तो जब ओसने की बूंद ने देखा कि अरे आगे तो बहुत गर्मी है, जो पानी आगे जा रहा है सब खत्म हो जा रहा है, तो उसने क्या किया, वापस भाग गए वो लोग, वहां से दूसरी जगह की ओर चले गए। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई, उसमें धुआं, रेत, पिघली वस्तुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था, इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। अब उसकी बहू ने क्या बताया कि हम जब आगे बढ़े तो हमें ऐसा लगा कि जो पृथ्वी है वो कांप रही, हिल रही है, और अचानक एक बहुत जोर से धक्का लगा, हम दूर हवा में उड़ गए, आकाश की ओर उड़ते हुए चले गए। फिर पता चला जो धरती है वो फट गई, उसमें से धुआं निकल रहा है, रेत निकल रही, पिघली हुई वस्तुएं, धातुएं निकल रही हैं। तो जहाँ ऐसा कब होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, उसमें से आग निकलती है, धातु निकलती है, रेत निकलती है, धुआं निकलता है। तो लेखक ने जैसे उसकी बूंद की बात सुनी कि भाई धरती फट गई थी, उसमें से धुआं रेत निकल रहा था, उसने समझ गया ज्वालामुखी की बात कर रही। तो लेखक ने बताया तुम ज्वालामुखी के बारे में बता रही हो, हाँ तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला, हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए, वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाते कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे, हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो गए और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। अब ओस की बूंदें क्या, जब ऊपर उड़ गए तो वहां पे और भी ओस की बूंदें थी और सभी लोग आपस में मिल गए। वहां पे उनको आंधी मिली, आंधी से वो लोग यहाँ हवा में, आंधी का जो जोर होता है, हवा का जोर, उससे वो लोग इधर उधर घूमने लगे। और जब बहुत ज्यादा जल की बूंदें आपस में मिल गई एक साथ, वो भारी हो गई और भारी होने के कारण वो नीचे की झुक गई, यानी कि बारिश हो गई। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला ना जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे, नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम फौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार नहीं सहन कर पाते। ओस ने क्या बताया कि जब ऊपर से वो लोग गिरे बारिश के, तो बारिश होने से जो हवा में धूल मिट्टी होती, जमीन पे होती, सब उसमें मिल जाते, पानी का जो है वो गंदा हो जाता है। तो वैसे जो उसकी बूंद का जो जल था वो गंदा हो गया और वो लोग एक शिखर से, पहाड़ी की ऊंचाई शिखर से ऊपर से दूसरी पहाड़ी पे कूदे, चट्टान पे कूदे। और कूदने की जब पानी होता है, कहने के लिए पानी बहुत हल्का, लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और बहुत प्रहार से तेजी से आता है, तो क्या होता है, जो पानी को रोक पाना असंभव हो जाता है। यही कारण है कि नदियों में जब बाढ़ आती है तो आसपास के सारे गांव खाली कर दे जाते हैं। जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पानी की जो मार है वो भी नहीं सहन कर पाते, टूट जाते हैं जो, और इतना बुरी तरह टूटते हैं बिल्कुल महीन में पाउडर सा उनका बन जाता है। अपनी विजयों से उन्मुक्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने को थी, इसलिए मैं छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिन बड़े मौज के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या आगे बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। यूं ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन, अब उसने क्या बताया कि जब वो लोग
आगे बढ़ रहे थे तो बड़े खुश थे अपनी विजय प्यारे, हमने तो पत्थर को भी टुकड़े टुकड़ों में, मतलब पत्थर इतना मजबूत पहाड़ी चट्टान उसको भी हमने तोड़ दिया, क्योंकि हम जब बहुत सारा पानी मिल जाता है तो हमारे अंदर बहुत ताकत आ जाती है, हमें रोक पाना असंभव होता है। तो वो आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसको क्या लगा कि मुझे जो समतल भूमि मैदान उसे देखना, और यही कारण वो जो नदी की धारा में मिल गई और वहां से बढ़ते बढ़ते आगे चली गई। फिर एक नगर के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां पे एक ऊंची मीनार है, बिल्डिंग, उसमें से कुछ काला काला धुआं निकल रहा है। तो उसने सोचा भाई ये कौन सा धुआं क्यों निकल रहा है, तो वहां पे उसको देखने के लिए आगे चले गए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, उसे आगे तक खींच लिया गया एक नल में, पानी का जो टैप होता है, जो घर में पानी है तो उस नल में उसको खींच लिया गया पानी, यानी कि जो उसकी बूंद उस नल में चली गई। और उसमें से निकलने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन भाई ना उसका जो किस्मत थी बहुत अच्छी थी, ये सब कहते हैं ना गुड लक, वही बात थी, उसकी जो किस्मत थी बहुत अच्छी थी। और वो जो है उस नल से होते हुए रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। अब उसकी बूंद ने क्या बताया कि मैं नल में चली तो गई और वहां निकलने के लिए खूब कोशिश की, कैसे बाहर निकलूं, कैसे बाहर निकलूं, कैसे आजादी मिले। लेकिन उसकी जो किस्मत थी बहुत अच्छी थी, और आगे जाने पर जो पानी का जो नल था वो टूटा हुआ था, पानी उसमें से बह रहा था। तो जो उसकी बूंद थी वो उस पानी से बहते हुए आगे बढ़ गई और धरती के अंदर समा गई। और धरती के जो घूमते घूमते पेड़ के जो बेर का पेड़ था, जहां पे वो उसकी बूंद लेखक से टकराई थी, जहां पे उसके हाथ के ऊपर गिरी थी, वहां पर वो पहुंच गई। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो जो ओस की बूंद उसने क्या बताया कि अब मैं तुम इस बेर के पेड़ से होते तुम्हारे पास आ गई हूँ, क्योंकि अब सुबह हो गई है और सूर्य देवता निकल चुके हैं, और सूर्य की ऊष्मा यानी उसकी गर्मी से मैं जो भाप बनकर उड़ जाऊंगी, और अब तो मुझे नहीं रोक सकते। अब मेरा जो अस्तित्व यहाँ पर खत्म हो जाए, क्योंकि अब मैं बिल्कुल आजाद होकर हवा में उड़ जाऊंगी, सूर्य की गर्मी से मुझे उड़ने की क्षमता मिल जाएगी, मुझे ताकत मिल जाएगी। और ये कहते कहते ओस की जो बूंद धीरे धीरे गर्मी से कम होने लगी, देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गई, यानी कि खत्म हो गई। तो इतनी सुंदर निबंध लिखा था रामचंद्र तिवारी ने, जो कि हमें बहुत, आप सबको बहुत पसंद आया। ये कहानी थी पानी की, पानी जो होता है वो धरती से कैसे निकलता है, कहाँ से घूमते घूमते कैसे कैसे हमारे पास पहुंचता है, ये कहानी हमें इस सब के बारे में बताती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी से आपको को पढ़ के बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो में, नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।